हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 31, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके पीवाईक्यूज हैं, उन सभी का डिस्कशन होगा इस पूरी सीरीज में। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं 10,000 जेके जीएस के एमसीक्यू बैच की, जिसमें आपको यहाँ पे कम्प्लीटली रवि सर के नोट्स मिलेंगे। साथ ही में आप जीके जीएस का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। कैसे आप जीके जीएस को यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेट करोगे, वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। साथ ही में जितने भी आपके पीवाईक्यूज रहेंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे, उन सभी का डिस्कशन भी इस पूरी सीरीज में होने वाला है। और साथ ही में आपके एग्जाम में 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब फीचर्स आप लोगों के लिए यहाँ पर ये है, पहला तो ये, अगर आपको ये सभी वीडियोस को फ्री में देखना है तो उसके लिए आपको हमारा चैनल दैट इज करंट अफेयर्स बाय रवि, इसको विजिट करना है। लेकिन अगर आपको वीडियोस के साथ साथ इनके फ्री पीडीएफ नोट्स, साथ ही में अनलिमिटेड टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हो, साथ ही में रिकॉर्डेड वीडियोस को देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारा पेड बैच इसको ज्वाइन करना है। जैसे ही आप हमारा पेड बैच यहाँ पर ज्वाइन करोगे तो आपको एप्लीकेशन पर डेली क्लासेस मिलेंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट होगा, सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा। और साथ ही में जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। और क्वेश्चन का लेवल ये बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन इस पूरी सीरीज में होने वाला है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए आपको ये जो पेड बैच है इसको ज्वाइन करना है, जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। इस एप्लीकेशन में जाके आपको यहाँ पर इस वाले सेक्शन में ये सभी वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से वह मंत्री कौन था जिसने राजा अशोक को सिंहासन प्राप्त करने में सहायता करी थी। तो अगर हम बात करें राजा अशोक की, सम्राट अशोक की, तो इनका संबंध आपको मौर्यन डायनेस्टी से देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना ये करी थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी हेल्प से? चाणक्य की हेल्प से। चाणक्य जिनको हम कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो उसी मौर्यन डायनेस्टी में एक राजा हुए हैं, राजा अशोक, सम्राट अशोक। तो उनको सिंहासन प्राप्त करने में जिस व्यक्ति ने यहाँ पे मदद करी थी, तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, दैट इज राधा गुप्त। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि राधा गुप्त। तो सम्राट अशोक को सिंहासन प्राप्त करने में जो मदद करी थी वो किसने करी थी? राधा गुप्त ने। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब सम्राट अशोक राजा बन चुके थे मौर्यन डायनेस्टी में, तो उसके बाद में राधा गुप्त ने मौर्य साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण सलाहकार और प्रशासक के रूप में सेवा अपनी जारी रखी। और उनकी बुद्धिमानीपूर्ण सलाह और प्रशासनिक कौशल ने अशोक के शासनकाल की स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर दिया था। तो इम्पोर्टेंट नाम किसका रहेगा? राधा गुप्त का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी रेगिस्तानी नदियां हैं जो कुछ दूरी तक बहती हैं और फिर रेगिस्तान में ही खो जाती हैं? तो आउट ऑफ दीज ऑप्शन, यानी कि रुकनी, कटखल, रूपेन और धलेश्वरी में से अगर हम बात करें, तो जो रूपेन नदी है वो एक ऐसी नदी है जो कि कुछ दूरी तक बहती है और उसके बाद में वो रेगिस्तान में खो जाती है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि रूपेन नदी। और अगर हम रूपेन नदी की बात करें, तो ये राजस्थान में अरावली पहाड़ियों के पास से निकलती है और गुजरात के जो अर्ध शुष्क वाला जो क्षेत्र है ना गुजरात का, वहां से होकर ये बहती है और ये रेगिस्तान में ही खो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो कच्छ का रण है ना, वहां पर उसकी रेत में ये विलीन हो जाती है। तो इसमें आपको रूपेन नदी के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस राजवंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है? तो गुलाम वंश का जब भी नाम आता है तो हमें ध्यान आता है दिल्ली सल्तनत, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहला यहाँ पे वंश आता है वो कौन सा होता है? वो होता है गुलाम वंश, जिसको कि हम स्लेव डायनेस्टी या फिर मामुलक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार डायरेक्टली एग्जाम में ये पूछते हैं कि मामुलक डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी। बच्चे को कुतुबुद्दीन ऐबक पता होता है, बट वो मामलक समझ के उसको गलत कर देता है। बट आपको ध्यान रखना है कि स्लेव डायनेस्टी हो
मामलुक डायनेस्टी और फिर गुलाम वंश तीनों एक ही हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर इस पूरी डायनेस्टी की स्थापना करी थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि साल 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही यहाँ पर जो है इस पूरे वंश की स्थापना करी थी और इसके बाद से दिल्ली सल्तनत यहाँ पे शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम सभी जानते हैं कि खिलजी भी आते हैं, ठीक है। वो हम आगे फर्दर क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, किसकी स्थापना किसने करी थी, कब करी थी। और इसके महत्वपूर्ण शासकों में अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट शासक इस पूरे वंश में रहे हैं। साथ ही में दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो ये रही हैं रजिया सुल्तान। और ये पूरी डायनेस्टी 1206 से स्टार्ट होकर 1290 तक ये इसका शासन चलता है। और उसके बाद में कौन आते हैं? फिर आ जाते हैं खिलजीज, राइट, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खुदाई ये किसने करी थी? तो अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की या फिर हड़प्पा जो स्थल था, तो देखिए अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कि हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था सिंधु घाटी में उसका नाम था हड़प्पा और उसी के बाद में इस पूरी सभ्यता का नाम यहाँ पे पड़ा था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो इसी में अगर हम बात करें किसकी खुदाई ये किसने करी थी, तो उसके उत्खनन या फिर खुदाई का जो जिम्मा था वो किसके पास था? दयाराम शाहनी के पास में। तो इन्होंने ही यही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने की हड़प्पा स्थल की खोज यहाँ पर करी थी साल 1921 में, राइट। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और सबसे प्राचीन सभ्यता ये मानी जाती है भारत की। और इसके अलावा जो ये है दयाराम साहनी, इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में फिर जो यहाँ पे खोज की जाती है वो होती है किसकी? मोहनजोदारो की। तो ये काफी चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, तो आपको इनका नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? तो सबसे कम लिंगानुपात की बात अगर हम करते हैं तो वो किसका आता है? आउट ऑफ दीज ऑप्शन, तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे कम लिंगानुपात ये आता है मिजोरम का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मिजोरम का जो लिंगानुपात है ना वो प्रति 1000 पुरुषों में कितना है? 1000 पुरुषों पे मात्र 976 यहाँ पे महिलाएं हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और किसी का कम नहीं होगा। अगर हम बात करें हरियाणा की तो उसका तो सेक्स रेशो और भी कम आपको मिलेगा, राइट। बट आउट ऑफ दीज ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो उसमें आपको मिजोरम का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। और लिंगानुपात होता क्या है? तो लिंगानुपात किसी भी जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है उसको संदर्भित करता है लिंगानुपात, ठीक है, यानी कि सेक्स रेशो, राइट। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा कि मौर्य साम्राज्य के राजा जिनका नाम था वहदरथ, इनकी हत्या ये किसने करी थी? तो देखिए मौर्य साम्राज्य ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, स्थापना किसने करी है, किसकी हेल्प से करी है? सम्राट अशोक, वन ऑफ द मोस्ट फेमस और काफी नॉन पर्सनालिटी रहे हैं इस पूरे डायनेस्टी में। और सबसे लास्ट वाला जो रूरल यहाँ पे राजा थे उनका नाम क्या था? किंग, तो वो थे यहाँ पे बृहद्रथ। और इन्हीं की हत्या करी थी पुष्यमित्र सुंग ने और उसके बाद में यहाँ पर सुंगा डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है, ठीक है। तो याद रहेगा सबसे लास्ट रूलर कौन थे? बृहद्रथ। और इन्हीं की हत्या करके ही पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना यहाँ पर करी थी। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फॉल्स अंडर विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है टर्शरी सेक्टर के बारे में, यानी कि तृतीयक क्षेत्र के बारे में, क्योंकि इसी सेक्टर में आपको जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो स्टोरेज है, वो फैसिलिटी आपको मिलेगी। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी चीजें होती हैं जमीन से जुड़ी हुई, वो सब आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज में आती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर्स में लाइक अगर हम बात करें आपकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजें आती हैं वो आती है सेकेंडरी सेक्टर में। लेकिन अगर हम बात करें टर्शरी सेक्टर की जिसको हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, इसमें आपको क्या मिलती है? जितनी भी सेवा है वो सभी आपको टर्शरी सेक्टर में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत ये सबसे ज्यादा किस राज्य में है?
यानी कि विच स्टेट हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जैन पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। तो यहाँ पे आंसर होगा महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो भारत की अगर हम बात करें 2011 की जो सेंसस हुई थी, जो जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो जैन पॉपुलेशन है वो आपको महाराष्ट्र वाले स्टेट में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। और जैन जो है महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या का लगभग 1.25% यहाँ पे उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, बौद्ध वास्तुकला की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सी भिक्षुकों के आवास के रूप में उपयोग की जाती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इज यूज्ड एज लिविंग क्वार्टर्स ऑफ द मॉन्क। तो यहाँ पे आपको विहारास का नाम ध्यान रखना है कि जो विहारास हुआ करते थे वो बेसिकली प्राचीन बौद्ध मठ थे, जहां पर जो भिक्षु हैं वो यहाँ पे एक तरीके से आवास के रूप में वो कार्य किया करते थे। विहारास की हम लोग बात कर रहे हैं, और विहार जो शब्द लिया गया वो संस्कृत शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है आवास या फिर निवास। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत का संविधान ये कब अपनाया गया था, यानी कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था कौन सी डेट में, तो आपको इसमें तारीख याद रखनी है 26 नवंबर 1949, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था, लेकिन ये प्रभावी होता है 26 जनवरी 1950 से। तो दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है और दोनों ही एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। बात करें संविधान की, जब संविधान हमारा मूल रूप से अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें लगभग 395 आर्टिकल्स थे। इसमें अगर हम बात करें शेड्यूल कितने थे, तो 8 यहाँ पे शेड्यूल थे, हालांकि अभी तो 12 हैं लेकिन उस टाइम पे 8 शेड्यूल थे। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किस चीज की, अभी की, तो ये 12 शेड्यूल यहाँ पे आ चुके हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि उस समय जब हमारा मूल संविधान था तो उसमें कितने भाग यहाँ पर थे। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि तुगलक वंश का अंत निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था। तो तुगलक वंश की बात करें तो जो यहाँ पर अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत, तो उसी में ही एक वंश यहाँ पे आता है तुगलक के नाम से, जिसका अंत किया था तैमूर ने। तो तैमूर लंग के नाम से हम इसको जानते थे, तैमूर को, इसी ने ही तुगलक वंश का अंत यहाँ पर किया था। और तुगलक वंश ये दिल्ली वंश का ही, दिल्ली सल्तनत का ही एक हिस्सा था। और इसका अंत लगभग 1398 के अराउंड में तिमूर के आक्रमण के कारण हुआ था, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे, यानी कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और काफी जाने माने एक उपन्यासकार, कवि, नाटककार, संगीतकार, दार्शनिक थे। एंड साथ ही में इनको इनकी एक पुस्तक थी या फिर एक मान सकते हो जो इनकी कृति थी ना जिसका नाम था गीतांजलि, तो उसी के लिए ही इन्हें यहाँ पे जो है नोबेल प्राइज दिया गया था साल 1913 में। और ये फैक्ट भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी, लेकिन जब जलियांवाला नरसंहार होता है तो उस टाइम पे यानी कि 1919 में ये अपना जो नाइटहुड की उपाधि है उसको ये त्याग देते हैं। ठीक है, ये फैक्ट भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और टैगोर को बंगाल के वर्ड के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल का बर्ड इनको कहा जाता है। और साथ ही में गुरुदेव, कवि गुरु, ये सब नाम से भी इन्हें संबोधित किया जाता है। और हमारे देश का जो नेशनल एंथम है जन गण मन, वो भी इन्हीं के द्वारा ही इसको रचा गया था। साथ ही में बांग्लादेश का जो अमार सोनार बांग्ला है वो भी इन्होंने ही यहाँ पे लिखा था। और साल 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना भी करी थी, जिसको बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार ये किस भारतीय को मिला था। तो अगर हम बात करें 2014 में शांति के लिए नोबेल प्राइज ये मिला था कैलाश सत्यार्थी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और कैलाश सत्यार्थी के साथ साथ पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी साल 2014 में ही नोबेल पीस प्राइज यहाँ पे दिया गया था। और अगर हम बात करें कैलाश सत्यार्थी की, तो बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए और सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार के लिए उन्हें ये पुरस्कार यहाँ पे दिया गया, क्योंकि उन्होंने जो कार्य यहाँ पर किया है उन सभी लोगों के लिए, उसी के लिए इनको यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया गया था साल 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू वॉन द पुलित्जर प्राइज? तो इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले व्यक्ति ये थे गोविंद बिहारी लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। और साल 1937 में इन्हें अ, एक पत्रकार के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है? और आपको ध्यान रखना है कि गोविंद बिहारी लाल जो थे, ये पहले व्यक्ति थे जिनको कि पुलित्जर पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ में किस देवी माँ की कांसे की प्रतिकृति यहाँ पे दी जाती है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो नगद पुरस्कार के साथ-साथ यहाँ पे एक प्रशस्ति पत्र, साथ ही में ज्ञान और विद्या का प्रतीक देवी सरस्वती माँ की एक कांसे की मूर्ति या फिर एक प्रतिकृति यहाँ पे दी जाती है, जिनको कि वाग देवी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और नगद पुरस्कार की अगर हम बात करें तो उसमें नगद पुरस्कार में राशि दी जाती है और साथ ही में यहाँ पे सरस्वती माता की जो है एक कृति यहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय सिनेमा के जनक ये किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा के जनक की बात करें तो ये कहे जाते हैं दादा साहेब फाल्के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो धुंडीराज गोविंद फाल्के, इन्हीं को ही दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं और इन्हीं को ही भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें 1969 में भारत सरकार ने इनके सम्मान में ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना करी थी। और रिसेंटली दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है मोहन लाल को। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना ये किस वर्ष में हुई थी? यानी कि इन विच ईयर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड? तो इसकी स्थापना होती है साल 1919 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यूएन की एक विशेष एजेंसी है तो जो दुनिया भर में श्रम की स्थिति और जीवन स्तर में सुधार के लिए समर्पित है और साल 1919 में इसकी स्थापना यहाँ पर की जाती है। और हर साल 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस भी मनाते हैं, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन इसका मुख्यालय ये कहाँ पर है? यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय आपको ये देखने के लिए मिलेगा कहाँ पे? दैट इज इन दी मॉन्ट्रियल कनाडा। तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में आपको ये जो पूरा मुख्यालय है अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन, इसका मुख्यालय आपको वहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा और ये भी यूएन की एक विशेष एजेंसी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नासा के मुख्यालय की बात करें तो ये आपको अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके अलावा अभी रिसेंटली इसके 15th एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं कौन? जेरेड आइजकमैन इसके भी रिसेंट के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं नासा के, तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बात करें नासा की तो फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म है इसकी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, राइट? नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इसका मुख्यालय ये किस शहर में है? तो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इसका मुख्यालय ये आपको फिलीपींस का जो यहाँ पे ये है ना लॉस बेनोस, वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा मनीला फिलीपींस के बारे में, और ये जगह मनीला फिलीपींस के पास में ही आपको देखने के लिए मिलेगी, दैट इज लॉस बेनोस। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारत किस वर्ष में संघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ था? यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये कब शामिल हुआ था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, भारत साल 2017 में एससीओ में यहाँ पे शामिल हुआ था। एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो संघाई में जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें भारत की सदस्यता का उद्देश्य देशों के साथ में अपने रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय, इनका नाम था राकेश शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा अभी जो दूसरे पर्सन यहाँ पे बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। और इनकी अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले पहले भारतीय यहाँ पर बने हैं, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है।
और इनकी बात करें राकेश शर्मा की, तो साल 1984 में इन्होंने सोवियत रॉकेट सियोज T-11 से अपनी उड़ान को यहाँ पे भरा था। ठीक है, तो सोवियत का ये पूरा रॉकेट था जिससे इन्होंने यहाँ पे अपनी उड़ान को भरा था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इसरो ने मंगल ऑर्बिटर मिशन ये किस वर्ष में लॉन्च किया था, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं मॉम मिशन। तो मॉम मिशन की बात करें साल 2013 में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो साल 2013 में मोम मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है और आपके एग्जाम में ये पूछा भी गया है, तो आप लोगों को इसके बारे में यहाँ पे ध्यान रखना है। 2013 और डेट की अगर आपसे पूछा जाए तो डेट कौन सी है, 5 नवंबर 2013। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, पीएसएलवी का मतलब क्या होता है। तो पीएसएलवी की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये इसकी फुल फॉर्म है पीएसएलवी की। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के समय पे इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो जब इसरो मतलब जब चंद्रयान 1 इसको लॉन्च किया गया था उस समय पे जो यहाँ पे अध्यक्ष थे इसरो के, तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था जी माधवन नायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अभी तक हमने 3 चंद्रयान मिशन को देखा है, जिसमें ये अगर हम बात करें लेटेस्ट वन की, चंद्रयान 3 की, तो उसमें जो है सक्सेसफुली इंडिया ने अपने कदम रखे हैं साउथ पोल ऑफ दी मून पर, राइट। और इस समय पे भारत में जो अध्यक्ष थे इसरो के वो कौन थे, तो वो थे कौन, एस सोमनाथ, ये थर्ड के समय पे थे। के सिवान की बात करें सेकंड जब चंद्रयान हुआ था उस समय पर थे। और जी माधवन नायर जब फर्स्ट यहाँ पे चंद्रयान का प्रक्षेपण हुआ था ना उस समय पे ये इसरो के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको कोई भी पीडीएफ या फिर ई बुक को परचेज करना है तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट दैट इज www.ravibooks.pdf.com पर विजिट करना है। अगर आपको कोई भी बुक हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.raviaditipublication.com पर। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो रवि स्टडी ऐप को। डेली करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि को, एंड साथ ही में इंग्लिश मीडियम के चैनल के लिए आप फॉलो कर सकते हो रवि अदिति क्लासेस को, राइट। अब वापस से शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि रहेगा, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसे किसके तहत में स्थापित किया गया था। तो अगर हम बात करें संविधान का मसौदा ये तैयार करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर आती है वो आती है किस चीज की, संविधान सभा की। और इसकी स्थापना ये की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत में 1946 में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारत ने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ये किस देश से ली है। तो अगर हम बात करें 5 ईयर प्लान्स की, हालांकि अभी तो 5 ईयर प्लान्स नहीं होते हैं, अभी तो पहले से प्लानिंग कमीशन था, अब उसकी जगह पर आ चुका है नीति आयोग, राइट। 2017 में आपका लास्ट 5 ईयर कमीशन आप लोगों को दिखता है। अभी कुल मिला के 12 5 ईयर प्लान्स हमारे देश में बने थे और जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो इस पूरे 5 ईयर प्लान की जो अवधारणा है, जो उसका जो आइडिया है वो हमने कहाँ से ग्रहण किया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है वो लिया गया था सोवियत संघ से, यानी कि यूएसएसआर से। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया, यानी कि द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम बात करें रूल ऑफ लॉ की, तो ये हमने कहाँ से लिया है, तो रूल ऑफ लॉ आप लोगों को ध्यान रखना है ये हुआ है ब्रिटिश से, यानी कि ब्रिटेन। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो अगर हम बात करते हैं शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा का मेंशन आपको ये मिल जाएगा कंकरेंट लिस्ट में, यानी कि समवर्ती सूची में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। कुल मिला के हमारे जो शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल हमारे कितने हैं, 12 हैं। उसमें से जो 7th नंबर का शेड्यूल है वहां पर आपको 3 प्रकार की लिस्ट मिल जाएंगी, जिसमें एक आती है आपकी यूनियन की लिस्ट, यानी कि संघ सूची, एक आती है स्टेट लिस्ट यानी कि आपके राज्य की सूची, और एक आती है आपकी कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो यूनियन केंद्र है वही यहाँ पे अपने लॉज बना सकता है, इसमें राज्य सरकार कर सकती है, और यहाँ पर दोनों ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मान्यता किसको मिलेगी, मिलेगी केंद्र सरकार वाले फैसले को, राइट।
अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो शिक्षा है ना, उसको कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया था, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द ये किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो अगर हम बात करें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों ही वर्ड्स जोड़े गए थे कौन से संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन से, जो कि हुआ है 1976 में। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, जब भारत की तरह विधायिका के दो सदन होते हैं तो इसे डैश विधायिका कहा जाता है, यानी कि व्हेन देयर आर टू हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर लाइक इंडिया, इट इज कॉल्ड एज विच काइंड ऑफ लेजिस्लेचर? तो इसको यहाँ पे हम बाइकैमरल लेजिस्लेचर या फिर द्विसदनीय जो है विधायिका, ये यहाँ पे कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अब इसमें अगर हम बात करें ना भारत की दो विधायिका, जैसे हम लोकसभा राज्यसभा को पढ़ते हैं, दो है ना इसमें, तो लोकसभा क्या होती है? लोगों का एक तरीके से सभा, ठीक है। एंड इसमें हाउस ऑफ द पीपल इसको कहते हैं बेसिकली, और ये लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होता है। वहीं बात करें राज्यसभा की, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इसको कहते हैं, और इसको अगर हम कहें अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है, निचला सदन बेसिकली, और ये राज्य परिषद इसको कहा जाता है, राज्यसभा को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, रवि कीर्ति के अहोल शिलालेख में पुलकेशिन द्वितीय के किस शासक पर विजय पर विस्तृत वर्णन है? तो रवि कीर्ति's अहोल इंस्क्रिप्शन स्पीक्स इन डिटेल द विक्ट्री ऑफ पुलकेशिन सेकंड ओवर विच रूरल? तो यहाँ पे आप लोगों को हर्षवर्धन का नाम ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, अहोल इंस्क्रिप्शन, ये आपको बताता है किसके बारे में? ये बताता है पुलकेशिन द्वितीय की यहाँ पे कि किस शासक पर उन्होंने विजय प्राप्त करी थी, तो ये यहाँ पे इस चीज को मेंशन करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारत का नेपोलियन ये किसे कहा जाता है, यानी कि हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो इंडिया का नेपोलियन ये कहे जाते हैं समुद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो समुद्रगुप्त की बात करें, इनका संबंध आपको गुप्ता डायनेस्टी से देखने के लिए मिल जाएगा, और इन्हीं को ही यहाँ पे कहा जाता है भारत का नेपोलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, नालंदा विश्वविद्यालय को प्राचीन विश्व के महान विश्वविद्यालयों में से एक और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में इसको मान्यता मिली हुई है। तो ये किस भारतीय शासक ने इसकी स्थापना करी थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये है कहाँ पर। तो नालंदा ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा बिहार में, और इसकी स्थापना ये किसने करवाई थी? तो इसकी स्थापना करवाई थी कुमार गुप्त प्रथम ने, जो कि गुप्त शासक है, काफी फेमस गुप्त शासक है। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो गुप्त सम्राट है कुमार गुप्त प्रथम, इन्होंने ही यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में। और अगर हम बात करें इसको जो है वर्तमान बिहार वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और ये दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था, और बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण और एक प्रमुख केंद्र था, जहां से चीन, कोरिया, तिब्बत जैसे देशों के छात्र शिक्षा लेने आते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद ये किस भाषा में लिखी है? तो दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला तो ये कि किताब उल हिंद पुस्तक को लिखा किसने है? तो उसको लिखा है अल बरूनी ने, और किस लैंग्वेज में लिखा है? तो इसने यहाँ पर इसको लिखा है अरेबिक लैंग्वेज में, यानी कि अरबी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा करी थी, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे? तो अगर हम बात करें इब्न बतूता, तो इब्न बतूता की बात करें तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे मोरक्को से, और इन्होंने भारत सहित कई देशों की यात्रा यहाँ पर करी थी, और इसके जो इन्होंने अपनी पूरे यात्रा का वृत्तांत ये किस पुस्तक में लिखा था? तो अपनी यात्रा का वृत्तांत इन्होंने रहला नाम की पुस्तक थी उसमें लिखा था। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ये किसने करी थी? तो अभी हमने नालंदा को डिस्कस किया, और अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। तो नालंदा आपको बिहार में देखने के लिए मिलेगा, जिसको यहाँ पे बनवाया था किसने? कुमार गुप्त प्रथम ने। एंड वही बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, तो अगेन आपको ये
बिहार में ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था धर्मपाल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले कौन सी नदी पार करी थी? तो 326 ईसा पूर्व में जब भारत पर आक्रमण करते समय सिकंदर ने, अलेक्जेंडर ने सबसे पहले यहाँ पर इंडस रिवर को पार किया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। और उसके बाद में वो तक्षशिला की ओर बढ़ा और फिर झेलम नदी के किनारे उसने राजा पोरस के साथ में एक फेमस युद्ध यहाँ पे लड़ा था, जिसको कि हम बैटल ऑफ हाइडेस्पीसीज के नाम से भी जानते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, उधम मंडलम ये निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन का दूसरा नाम है? तो अगर हम बात करें उधम मंडलम की, तो इसको हम ऊटी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये ऊटी जो है ना, भारत का जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, वहां पर नीलगिरी पहाड़ी में आपको ये पूरा हिल स्टेशन देखने के लिए मिल जाएगा। क्या है नाम इसका? ऊटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन, किस शहर को पूर्व का वेनिस ये कहा जाता है? तो पूर्व का वेनिस ये कहते हैं किसको? ये कहा जाता है उदयपुर को, जिसको कि हम लोग यहाँ पे आपको सिटी पैलेस भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर है इसका उदयपुर। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में महलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो महलों के शहर की बात करें, सिटी ऑफ पैलेसेस की बात करें, तो हम लोग जानते हैं किसको? कोलकाता को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, इसी को ही महलों का शहर या फिर सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, रानीखेत हिल स्टेशन ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रानीखेत की बात करें, ये आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो उत्तराखंड में ही आपको रानीखेत ये हिल स्टेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष तो ये यहाँ पर आते हैं कौन? एच.सी. मुखर्जी, जिनका पूरा नाम अगर हम समझे तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी के नाम से भी इनको जानते थे। ठीक है, तो यही कौन थे? यही थे यहाँ पे संविधान सभा के उपाध्यक्ष, जिन्होंने की भारत के संविधान सभा को यहाँ पर लिखा था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसे भारत का सर्वोच्च कानून ये माना जाता है? तो सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया ये कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि भारतीय संविधान को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, तो भारत का संविधान ही भारत का सर्वोच्च कानून है, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर बात करें, भारत की संविधान सभा का विचार सबसे पहले ये किसने दिया था? तो सबसे पहले जो आइडिया था संविधान सभा को लेकर, ये आइडिया आया था एम.एन. रॉय के दिमाग में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो साल 1935 की बात है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की आधिकारिक मांग यहाँ पर की गई थी, और उसके बाद में 1940 में अगस्त प्रस्ताव के बाद में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को स्वीकार भी कर लिया था। ठीक है, बाद में हालांकि कैबिनेट मिशन जब आया तो यहाँ पे संविधान सभा बनी थी, लेकिन ये विचार सबसे पहले किसके माइंड में आया? ये आया था एम.एन. रॉय के माइंड में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? यानी कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो यहाँ पे नाम आता है आर.के. शनमुखम शेट्टी का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे भारत के पहले वित्त मंत्री। लेकिन अगर हम बात करें अभी के वित्त मंत्री कौन है, तो ये है कौन? निर्मला सीतारमन जी। तो उस टाइम पे थे आर.के. शनमुखम शेट्टी, और अभी कौन है? निर्मला सीतारमन। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था? तो भारत का पहला गणतंत्र दिवस ये बना था 26 जनवरी 1950 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे कब बनता है? 26 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन हमारे जो संविधान है ना उसको क्या किया, वो प्रभावी हुआ था 1950। आपको ईयर ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें अभी रिसेंट जो 2026 में रिपब्लिक डे आने वाला है, उस समय पे जो चीफ गेस्ट आने वाले हैं वो यूरोपियन काउंसिल से आने वाले हैं। तो आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि चीफ गेस्ट इस बार के कौन होने वाले हैं। ठीक है, तो वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, किस समिति की सिफारिश मतलब किस समिति ने सिफारिश की कि मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया जाए? तो इसकी सिफारिश करी थी स्वर्ण सिंह समिति ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही
नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था और उन्हें 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसके दौरान में इनको शामिल किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और कितने हमारे मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। और इसके अलावा आर्टिकल की बात करें 51 का ए, और इसमें 42nd अमेंडमेंट 1976, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों का वर्णन करता है? तो वित्तीय संबंधों का वर्णन ये कौन करता है? ये यहाँ पे करता है भाग नंबर 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन को डिस्क्राइब करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। आर्टिकल कौन सा है? 268 से लेके 293 के बीच में। फिर है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका के प्रावधान है? तो संघीय कार्यपालिका पालिका का प्रावधान यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये आपको पार्ट नंबर 5 में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि भाग नंबर 5 में। आर्टिकल की बात करें 52 से लेके 151 के बीच में। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी में आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, साथ ही में भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये सभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाग नंबर 5 संघीय कार्यपालिका 52 से लेके 151 के बीच में। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये आपके टॉप 50 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने बताना है कि मौर्य साम्राज्य की बृहद्रथ की हत्या ये किसने करी थी और बाद में किस वंश की स्थापना यहाँ पे की गई थी। तो उसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। उसके अलावा अगर हम बात करें भारत का संविधान ये कब अपनाया गया था, तो ये आपने बताना है। एंड थर्ड वन इज कि इसरो ने मंगल ऑर्बिटर मिशन को ये किस वर्ष में लॉन्च किया था। तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। राइट, इसके अलावा इंग्लिश मीडियम के किसी भी वीडियो के लिए आप फॉलो कर सकते हो रवि अदिति क्लासेस को। साथ ही में अगर हम बात करते हैं, अगर आपको कोई भी बुक को अपने घर पर मंगवाना है तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पर आपको हमारे सभी लेटेस्ट जो भी बुक्स हैं वो आपको मिल जाएंगी और आपके घर पर इनको डिलीवर किया जाएगा। अगर आपको कोई भी ई बुक सॉफ्ट कॉपी पढ़नी है किसी भी पीडीएफ की, तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.ravibooks.pdf.com पर। यहाँ पर आपको हमारी सभी लेटेस्ट जो ई बुक्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें मोबाइल एप्लीकेशन की, तो आप हमारा एप्लीकेशन बाय द नेम ऑफ रवि स्टडी ऐप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको जीके जिस का करंट अफेयर का बैच, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, जीएस नोट्स, ई बुक्स, साथ ही में 25,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, फ्री पीडीएफ नोट्स, करंट अफेयर नोट्स, यूट्यूब वीडियोस के नोट्स, ये सभी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये पूरा कोर्सेज भी आपको जीके जिसके पेड वीडियो में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। राइट, इसके अलावा आप मैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो बाय द नेम करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पर आपको सभी जो ये वीडियोस हैं ये आपको मिल जाएंगी। इनका लिंक मिल जाएगा आपको, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। साथ ही में जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं ना वो सभी आपको इसी टेलीग्राम के थ्रू यहाँ पे दे दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।